हाय, दिस इज गीतांजलि। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का क्वेश्चन पेपर 2013 का। ये पेपर जो हम डिस्कस करेंगे ये पेपर नंबर 1 है, जिसमें कि आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस के क्वेश्चन इन्वॉल्व होंगे। जैसा कि आपको पता है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी 2022 का जो एग्ज़ाम है उसकी डेट फिक्स कर दी है। वो बेसिकली एक टेंटेटिव डेट है जो कि अक्टूबर सेकेंड वीक की है। तो उसके अकॉर्डिंग ये ज़रूरी हो जाता है कि एग्ज़ाम से पहले हम कुछ मॉक पेपर सॉल्व कर लें। तो जो पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन पेपर्स हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, आईपीसी डजंट अप्लाई इन केस ऑफ अ फॉरेनर हु कमिट्स एन ऑफेंस। यहाँ पे आईपीसी का फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ ये पूछते हैं आईपीसी अप्लाई नहीं होती उस फॉरेनर पे जिसने क्या ऑफेंस किया है। नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। अगेंस्ट एनी पर्सन इन इंडिया, against any person in Indian territory water, against any citizen in India, against Indian citizen outside India। देखिए यहाँ पे जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। एक इंडियन सिटीजन जो इंडिया के बाहर रहता है उस पर आईपीसी अप्लाई नहीं होगा अगर कोई फॉरेनर उसके साथ कोई ऑफेंस कमिट करता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है, ए knowing that Z is laboring under such a disease that a blow is likely to cause his death, strikes him with the intention of causing bodily injury, and Z die in consequence of the blow. A has committed the offense of murder as per। A को पता है कि Z को कहाँ पर बीमारी है, ये जानते हुए कि अगर मैं उसको वहां पे मारूंगा तो वो मर जाएगा, इसी इंटेंशन से वो वहीं पे उसको मारता है जहाँ पे वो मर सकता है। तो यहाँ और वो मर भी गया उस बॉडी इंजरी से। तो यहाँ पे ए ने क्या ऑफेंस किया है? मर्डर तो किया है, पर किस क्लोज के अंडर ये फॉल करेगा? सो आंसर होगा सेक्शन 300 क्लोज 2। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, प्रोवोकेशन इज अ प्रोवोकेशन क्या है? कंप्लीट ग्राउंड ऑफ एग्जाम्पशन फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी, पार्शियल ग्राउंड ऑफ एग्जाम्पशन फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी, ग्राउंड फॉर मिटिगेशन ऑफ सेंटेंस, नन ऑफ द अबव। तो प्रोवोकेशन पार्शियल ग्राउंड है क्रिमिनल लाइबिलिटी से एग्जाम्पशन का। किस तरीके से? अगर प्रोवोकेशन प्रूव हो जाएगी तो वो कल्पेबल होमोसाइड हो जाएगा, अगर प्रोवोकेशन प्रूव नहीं होती है तो वो मर्डर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ अज्ञान वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1994। सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट ऑप्शन है, upheld the constitutional validity of 309, set aside the constitutional validity of 309, permitted the passive euthanasia, permitted the passive euthanasia, permitted the active euthanasia। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, upheld the constitutional validity of 309। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है, द ऑफेंस ऑफ रॉबरी इंक्लूड, रॉबरी में क्या क्या इंक्लूड होता है? थेफ्ट, डकैती, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी या फिर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो यहाँ पे बेस्ट आंसर होगा, यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है, एम नॉर्टन टेस्ट इज द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर द एप्लीकेशन ऑफ डिफेंस ऑफ। ये जो मैकनॉटन्स रूल है यहाँ पे किस ऑफेंस के लिए ये एक डिफेंस होगा? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंसैनिटी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है, टेकिंग पोड्स फ्रॉम अ ट्री स्टैंडिंग ऑन गवर्नमेंट वेस्ट लैंड इज एन ऑफेंस फॉलिंग अंडर द ग्राउंड ऑफ एक्सेप्शन ऑफ। यहाँ पे कह रहे हैं कि गवर्नमेंट वेस्ट लैंड पर कोई ट्री खड़ी हुई है, वहां से कुछ ले रही है, वो एक्सेप्शन में आएगा नीचे दिए गए ऑप्शन में, किस बेसिस पे? सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रिफलिंग एक्ट है ये, ट्रिपल एक्ट भी कह सकते हैं आप इसको।
सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है एक्स किडनैप्स वाई a minor and hand over y to z. Z confines y at his house. After few days n wrongfully takes away y from the house of z. x ने किडनैप किया बच्चे को और z को दे दिया। z ने उस बच्चे को अपने घर पर रखा और थोड़े दिन के बाद एक कोई पर्सन आता है थर्ड और वो उस बच्चे को वहां से ले जाता है। तो यहाँ पे नीचे दिए गए ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन बताना है। ओनली एक्स इज लाइबल फॉर किडनैपिंग, जिसने पहली बार किडनैप किया था वो। सेकेंड ऑप्शन है बोथ एक्स एंड एन आर लाइबल फॉर किडनैपिंग, बोथ एक्स एंड एन आर लाइबल फॉर किडनैपिंग, एक्स जेड एन आर टुगेदर लाइबल फॉर किडनैपिंग। सो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि किडनैपिंग जो होती है वो लॉफुल गार्जियन से होती है। अब ये जो थे किडनैपर्स थे जिन्होंने आगे आगे किडनैप किया, तो वो किडनैपिंग नहीं होगी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी कवर्स अंडर इट्स एम्बिट। 498A के लिए बेस्ट सूटेड आंसर बताना है नीचे दिए गए ऑप्शन में से। फर्स्ट ऑप्शन है क्रुएलिटी ऑफ ऑल काइंड्स inflicted upon a married woman by husband or in-laws in relation to dowry demands. Second, cruelty of all kinds inflicted upon a married woman by her husband or in-laws in relation to demands in connection with the marriage. Third, cruelty of all kinds inflicted upon a married woman by her husband or in-laws for any reason. Fourth, cruelty of all kind inflicted upon a married woman by any person for any reason. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रुएलिटी सभी तरह की एक मैरिड वुमेन के ऊपर जो कि उसके हस्बैंड या फिर इन लॉज कर रहे हैं किसी भी रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है इट इज एसेंशियल फॉर एन अक्यूज टू बी इन फिड्यूशरी रिलेशनशिप टू कमिट एन ऑफेंस ऑफ। नीचे दिए गए ऑफेंसेस में से किस ऑफेंस के लिए जरूरी है कि एक्यूज फिड्यूशरी रिलेशनशिप में होना चाहिए। फर्स्ट है चीटिंग, सेकंड है एक्सटॉर्शन, थर्ड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, फोर्थ क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। सो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है करंटली इन एन ऑफेंस ऑफ adultery under IPC only man is punishable, only woman is punishable, both are punishable। सो यहाँ पे पहले क्योंकि 2013 का पेपर हम कर रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग था मैन इज पनिशेबल। अगर आज की डेट में पूछा जाता है तो अडल्ट्री ऑफेंस नहीं है, ठीक है। सो कोई भी यहाँ पे पनिशेबल नहीं होगा, न मैन न वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है सेंडिंग ईमेल्स टू पीपल विद स्टेटमेंट लोअरिंग द मोरल कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन अमाउंट्स टू एन ऑफेंस ऑफ। अगर किसी को ईमेल करते हैं किसी के कैरेक्टर को लोअर करने के लिए, किसी के कैरेक्टर को लोअर डाउन करने के लिए, तो ये कौन सा ऑफेंस बनेगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिफेमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है एक्स अबेट्स वाई अ ल्यूनेटिक टू कमिट एन ऑफेंस। एक्स ने एक पर्सन वाई जो कि ल्यूनेटिक है उसे अबेट किया कुछ ऑफेंस करने के लिए, वाई कमिटेड और वाई ने कर दिया। X alone is liable for abetting the offense. Y alone is liable for committing the offense. Both X and Y are liable jointly. X and Y are not liable for X is not the actual preparator of the act and Y is immune from the liability. So यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो X है जिसने अबेट किया है वो liable होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है X with the intention of causing Z's death gave him a severe blow on his head. Z become unconscious. X believing Z to be dead and with a view to fabricate the evidence throws Z into a pond. It was found that Z died because of drowning. X is guilty of। क्या कह रहे हैं, X के पास X ने intentionally Z की डेथ कोज करने के लिए उसके सिर पर चोट दी और Z अनकॉन्शियस हो गया। X को ये लगा कि Z मर चुका है और एविडेंस को फैब्रिकेट करने के लिए उसने उसे पोंड में फेंक दिया ताकि ऐसा दिखे कि Z जो है वो डूबने की वजह से मरा है। X किस ऑफेंस के लिए गिल्टी होगा। अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर,
कमिटिंग मर्डर, कमिटिंग कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, या कुछ भी नहीं। सो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कमिटिंग मर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन है विच इज नॉट एन ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रांसक्वालिटी। कौन सा ऑफेंस नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है रायट, सेकंड है एफ्रे, थर्ड है अनलॉफुल असेंबली, फोर्थ है असॉल्ट। पब्लिक ट्रांसक्वालिटी के अगेंस्ट ऑफेंस नहीं है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, असॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द ऑफेंस ऑफ असॉल्ट इज मेड आउट। कहाँ पे असॉल्ट बन रहा है? फर्स्ट है ए शेक्स हिज फिट at Z, intending or knowing it to be likely that he may thereby cause Z to believe that A is about to strike Z, मतलब वो अपने हाथ पे ऐसे फिस्ट दिखा रहा है कि वो उसको मारेगा, तो ताकि उसको बिलीव हो कि वो जो Z है वो उसको मारेगा ही। क्या ये असॉल्ट है? सेकंड, a medical examination of a woman without her consent. Third, a person throws brick bat into the house of another. क्या ये तीनों असॉल्ट है? यस, आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन है फॉर अ डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन टू एस्केप क्रिमिनल लायबिलिटी द डीजेनरेशन ऑफ मेंटल फैसिलिटीज। कह रहे इंटॉक्सिकेशन का डिफेंस लेना है अगर, तो जो इंटॉक्सिकेशन थी वो किस डिग्री तक थी? क्या वो टोटल होनी चाहिए, पार्शियल होनी चाहिए, या फिर दोनों? सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा कि वो टोटल होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन है एक्स विद इंटेंशन ऑफ मर्डर जेड instigates Y, a child below 7 years, to do an act which caused Z's death. Y, in absence of X, in consequence of abatement, does the act and thereby causes Z's death. Now, X ने Z को मारने की इंटेंशन से एक बच्चे को इंस्टिगेट किया और उस बच्चे ने बिना एक्स की प्रेजेंस में वो एक्ट कर दिया जिसकी वजह से जेड की डेथ हो गई। अब नीचे दी गई ऑप्शन में से लाइबिलिटी बतानी है। फर्स्ट है वाई इज लायबल फॉर मर्डर एंड एक्स इज लायबल फॉर अबेटमेंट। सेकंड, वाई इज नॉट लायबल फॉर बर्डन बीइंग डॉली इन कैपेक्स बट एक्स इज लायबल फॉर अबेटमेंट। थर्ड, एक्स एंड वाई बोथ आर लायबल फॉर 302 304 IPC। Fourth, X and Y both are liable for conspiracy to murder Z. So यहाँ पे जो बच्चा था वो 7 साल से नीचे था, ठीक है, तो वो तो लाइबल नहीं होगा, उसे डिफेंस मिल जाएगा 82 का। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, Y is not liable for murder being dolly in capex, but X is liable for abatement. Next question, question number 19, question है an employer deducting the employee's contribution under employees provident fund and miscellaneous provision act from the wages payable for credit to the fund but doesn't deposit the same with the fund is guilty of committing। ये क्या है? उसका वो अमाउंट तो काट रहा था पर उस प्रोविडेंट फंड में नहीं डाल रहा था, तो यहाँ उसने क्या ऑफेंस किया है? तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन है A finds a government promissory note belongs to C bearing a blank endorsement. X, knowing that note belonged to C, pledged it with a banker as a security for loan, intending to restore it to C within a week. A को एक promissory note मिला, उसे पता जो कि सी का है, एक्स को पता है कि ये सी का है, उसने फिर भी बैंक में वो रख दिया लोन के लिए कि वो विद इन अ वीक उसको सी को वापस कर देगा। तो यहाँ पे नीचे दिए गए ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन बताना है, क्या वो किसी ऑफेंस के लिए गिल्टी है? फर्स्ट ऑप्शन, कोई गिल्टी नहीं है। सेकंड, वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए गिल्टी है। थर्ड, चीटिंग के लिए गिल्टी है, या फिर क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन के लिए गिल्टी है। सो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वो गिल्टी है क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन है a snake charmer persuaded B to allow him to be bitten by a poisonous snake, induced B to believe that he had power to protect B from harm. B consented and as a result die. यहाँ पे जो सपेरा कह सकते हो, उसने बी को विश्वास दिलाया कि मेरे पास जो सांप है इससे कटवाओ और मेरे पास इतनी पावर है कि मैं आपको बचा लूंगा। उसने उसको कटवाया और वो मर गया, ठीक है। तो यहाँ पे
क्या लाइबिलिटी बनेगी या नहीं बनेगी? फर्स्ट ऑप्शन है इज नॉट लाइबल एज द बी कंसेंटेड टू सफर द हार्म. Second, A is liable although B consented. Such consent was founded on a misconception of fact, that is in belief that A had the power to cure snake bite. So यहाँ पे बेस्ट आंसर होगा इन दोनों में से ऑप्शन नंबर बी कि ए लाइबल होगा, भले ही बी ने कंसेंट दी थी पर ये कंसेंट जो थी वो मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट से, उसका जानबूझकर उससे विश्वास लिया गया कि मैं तुम्हें बचा लूंगा, तभी उसने कंसेंट दी. सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन है ए एंड बी आर लाइसेंसेस ऑफ अ पेट्रोल पंप. दे वर caught while adulterating petrol. What offense under IPC has been committed by A and B? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन 409 रेड विद सेक्शन 511. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन है ए, a carrier is entrusted by Z with property to be carried by land or by water. A dishonestly misappropriates the property. A has committed offense under which section? देखिए यहाँ पे जो इंटरेस्टमेंट है वो कैरियर को दिया गया है, वहां से हुई है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सेक्शन 408. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन है इफ अ पर्सन ट्राइज टू इंसाइट फीलिंग ऑफ or contempt towards the government, it is sufficient to make him guilty of. So यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सेडिशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं, मैच करना है. स्टॉकिंग, वॉयरिज्म, असॉल्ट. फोर्थ ऑप्शन है सेक्सुअल हैरेसमेंट. सो देखिए यहाँ पे स्टॉकिंग कहाँ पे प्रोवाइड किया गया है? ये प्रोवाइड किया गया है 354D में, और वॉयरिज्म हमें दिया गया है 354C में, असॉल्ट दिया गया है 354B में, सेक्सुअल हरासमेंट दिया गया है 354A में. तो इस तरीके से ये मैच होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26. क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ रिट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? इज अ थ्योरी इन विच exemplary punishment shall be given to the convict. Second, is a theory that convict should be punished in proportion to his offense. Third, is a theory in which convict is reformed. Fourth, convict is rehabilitated. यहाँ आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि is a theory in which exemplary punishment shall be given to the convict. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27. A threatens Z that he will keep Z's child in wrongful confinement unless he signed and delivered to A promissory note binding Z to pay certain money to A. Z signs and delivered the note. A has committed the offense of. यहाँ पे क्या है, उसने उसको थ्रेटन किया कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया कि मैं मैं तुम्हारे बच्चे को रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रख लूंगा, इसके लिए तुम्हें मुझे इस तरह से पेपर साइन करके देना होगा, और उसने वो साइन करके भी दिया. तो यहाँ पे ए ने क्या ऑफेंस कमिट किया है? यहाँ पे ए ने किया है extortion. Next question, question number 28. Question है which one of the following is not true? गलत बताना है. First, for unlawful assembly, the number of person must be 5 or more. An assembly which was not unlawful when it assembled may subsequently becomes unlawful assembly. ये भी बिल्कुल सही है. Next कहते हैं mere presence of a person at the scene of offense doesn't make him a member of unlawful assembly. ये भी बिल्कुल सही है. Next है when the accused person are charged for committing mischief and for rioting separately, the acquittal of mischief would entail automatically acquittal from the offense of rioting. ऐसा नहीं है. देखिए यहाँ पे ऊपर इन्होंने बोला कि separately अगर इनको चार्ज किया गया है, तो ऐसा नहीं है कि एक में एक्विट हो गया तो दूसरे में भी एक्विटल होगा. सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी. Next question, question number 29. Good faith according to section 52 of IPC requires proof of good care के लिए good faith के लिए क्या चाहिए as per section 52? Due care and caution. आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30. क्वेश्चन है मेकिंग falsification of a document with dishonest intention is an offense of falsification of document. किया तो ये क्या है? Forgery. आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट है 31. क्रिमिनल प्रोसीजर इज अ सब्जेक्ट ऑफ. क्रिमिनल प्रोसीजर क्या है? कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है. आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी.
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट में प्रिवेंट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन अंडर एनवायरमेंट पॉल्यूशन कहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाता है? सेक्शन 133 ऑफ सीआरपीसी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन है अ केस डायरी स्टेटमेंट इज कवर्ड बाय, ऑप्शन देख लेते हैं, सेक्शन 160, 161, 169, ओ सॉरी 159। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन है हु कैन विड्रॉ केस फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 321 ऑफ सीआरपीसी। कौन विड्रॉ कर सकता है? स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन चार्ज ऑफ अ केस विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन चार्ज ऑफ द केस। सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कर सकता है पर विद परमिशन ऑफ द कोर्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन है सीआरपीसी डजंट हैव प्रोविजन रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग प्रोविजन? सीआरपीसी में नहीं है। सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन है एज पर सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2008 विद इफेक्ट फ्रॉम 31st December 2009 which inserted clause WA in section 2 in CRPC defining victim as a person who has suffered any loss or injury caused by any caused by reason of the act or omission for which the accused person has been charged include। विक्टिम में कौन कौन इंक्लूड होगा? तो विक्टिम में विक्टिम के गार्जियन और उसके लीगल ईयर दोनों इंक्लूड होंगे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन है कोर्ट में इशू प्रोक्लेमेशन as well as attachment of the property of the absconding accused simultaneously when। कब कोर्ट प्रोक्लेमेशन के साथ साथ अटैचमेंट भी साथ में इशू करेगी? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है when court has reason to believe that such accused is about to dispose of the whole or any part of his property. Next, second, de facto complainant has drawn the attention of the court that such accused is about to dispose of the whole or any part of the property. Third, the court is satisfied on the basis of the affidavit submitted by the prosecution that the accused is about to dispose of or remove the whole or any part of the property from the local jurisdiction of the court। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोर्ट जब एफिडेविट पे सेटिस्फाई होगी कि वो अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर देगा तब कोर्ट इस तरह के ऑर्डर कर सकती है। इसके लिए आप रीड करेंगे सेक्शन नंबर 84 आई बिलीव, नहीं 83 ऑफ सीआरपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन है इन प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी strict proof of marriage is necessary. Second, statement of proof is very high as required in proceeding under section Hindu Marriage Act under the Hindu Marriage Act 1955. Prima facie proof showing that parties are living as husband wife is sufficient. Prima facie proof showing that parties are living as husband wife is not sufficient and something more is required. So आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर प्राइमा फेसाई लग रहा है कि वो हस्बैंड वाइफ है तो 125 की प्रोसीडिंग में वो हस्बैंड वाइफ डीम किए जाए। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन है पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस इज। मेंटेनेंस के ऑर्डर की एग्जीक्यूशन के लिए पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या है? तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 year फ्रॉम द डेट ऑन विच इट बिकम ड्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकॉर्डिंग ऑफ प्री समनिंग एविडेंस मे बी डिस्पेंस विद under section 200 of CRPC. Option है if the complaint is supported by the affidavit of the complainant. Second, if the complaint is made in writing by public servant in discharge of his official duties. So आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अगर कंप्लेंट जो है वो राइटिंग में पब्लिक सर्वेंट ने करी है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन है द कंपनसेशन टू द विक्टिम अंडर सेक्शन 357 ऑफ सीआरपीसी कैन बी ग्रांटेड ऑन। कब ग्रांट की जाएगी 357 की कॉम्पनसेशन? तो जो 357 की कॉम्पनसेशन है वो कन्विक्शन पे ग्रांट की जाती है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी प्रोवाइड्स फॉर कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट of an order of death sentence passed by the session court prior to its execution. The court of session जब कंफर्मेशन के लिए भेजेगी हाई कोर्ट को वो होगा 366, जब हाई कोर्ट इस पे कंफर्मेशन देगी तो वो होगा 368। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन है सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी is
एप्लीकेबल टू, किस पर एप्लीकेबल है? ये सभी रिलीजन्स पर एप्लीकेबल है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन है द जजमेंट डिलीवर्ड बाय अ कोर्ट इन केस ऑफ प्ली बार्गेनिंग इज, क्या वो फाइनल होगा? सेकंड, अपीलेबल एंड अपील लाई टू द हाई कोर्ट, फाइनल एंड नो अपील एक्सेप्ट SLP अंडर आर्टिकल 136 एंड रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 226 एंड 227, फोर्थ, अपील लाई डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट। सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फाइनल है, अपील नहीं हो सकती, बट स्पेशल लीव पिटीशन 136 आर्टिकल में फाइल की जा सकती है या फिर रिट पिटीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट स्टेप इन ट्रायल ऑफ समन केस बाय मैजिस्ट्रेट। समन केस में फर्स्ट स्टेप क्या होगा? ट्रायल टू बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सेकंड, कंप्लायंस ऑफ 207, थर्ड, रिकॉर्डिंग ऑफ प्ली ऑफ गिल्ट, फोर्थ, सब्सटेंस ऑफ एक्विजिशन टू बी स्टेटेड। समन ट्रायल में फर्स्ट स्टेप बताना है। सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सब्सटेंस ऑफ एक्विजिशन टू बी स्टेटेड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन है इन अ कंप्लेंट डिस्क्लोजिंग कमीशन ऑफ ऑफेंस exclusively travel by court of session, it is necessary that the complainant and some of the witness be examined on oath। सबसे पहले तो देखिए कंप्लेंट है जो कि एक्सक्लूसिवली ट्रैवल बाय कोर्ट ऑफ सेक्शन है। सो यहाँ पे जरूरी होता है कि कंप्लेनेंट और सभी विटनेसेस को ओथ पर एग्जामिन किया जाए। सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इट इज नेसेसरी टू एग्जामिन द कंप्लेनेंट एंड ऑल द विटनेसेस ऑफ द कंप्लेनेंट ऑन ओथ। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2U ऑफ CRPC, पब्लिक प्रोसिक्यूटर इंक्लूड्स, पब्लिक प्रोसिक्यूटर में क्या क्या इंक्लूड होगा? ऑप्शन है अ पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सेकंड, अ पर्सन अपॉइंटेड एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाय अ विक्टिम टू assist the public prosecutor, third, a person appointed by a defendant to defend his case। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, a person acting under directions of public prosecutor। Second, the stage of criminal procedure resulting in conviction or acquittal of the accused is referred to as, जब accused को conviction या acquittal होगी उसे हम क्या कहेंगे? इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या फिर ट्रायल। सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रायल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन है अ सर्च वारंट erroneously issued by a magistrate not empowered by law, सर्च वारंट इशू करते हैं मैजिस्ट्रेट ने जो एम्पावर्ड नहीं थे। ऑप्शन देख लेते हैं, कैन बी सेट असाइड फॉर बीइंग इरेगुलर प्रोसीजर, कैन बी सेट असाइड इफ इट लीड्स टू फेलियर ऑफ जस्टिस, कैन नॉट बी सेट असाइड इन स्पाइट ऑफ बीइंग इरेगुलर प्रोसीजर। सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैन नॉट बी सेट असाइड इन स्पाइट ऑफ बीइंग एन इरेगुलर प्रोसीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ autrefois convict and autrefois acquit refer to the right of an accused in relation to, so ये डबल जियो पार्टी के अगेंस्ट राइट है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है सेक्शन 357A CRPC obligates the state government to, 357A में स्टेट गवर्नमेंट पे क्या ऑब्लिगेशन है? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्रिपेयर अ स्कीम टू प्रोवाइड फंड टू कॉम्पनसेट विक्टिम्स ऑफ क्राइम्स, ये तो है। इसके अलावा ऑप्शन देख लेते हैं। सेकंड, प्रिपेयर अ स्कीम टू फैसिलिटेट अल्टरनेटिव मेथड ऑफ डिस्प्यूट रेड्रेसल इन क्रिमिनल मैटर्स, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड, प्रोवाइड असिस्टेंस इन फॉर्म ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स टू विक्टिम क्राइम, ऐसा भी नहीं है। फोर्थ, प्रोवाइड असिस्टेंस इन फॉर्म ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव टू द एक्यूज्ड, ऐसा भी नहीं है। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन है एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स पुलिस रिपोर्ट इंक्लूडिंग कमीशन ऑफ अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस विल बी ट्रीटेड एज, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की पुलिस रिपोर्ट जिसमें कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन की रिपोर्ट है उसको क्या ट्रीट किया जाएगा? कंप्लेंट ऑफ अ केस, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, केस डायरी, नन ऑफ द अबव। So answer here is option number A, complaint of a case. Next question, question number 53. Question है an order issued by a court to a third person to bring a person whose attendance is required in a court is, कह रहे कोर्ट ने एक ऑर्डर इशू किया किसी थर्ड पर्सन को किसी और पर्सन को कोर्ट के सामने पेश करने के लिए, तो इस ऑर्डर को क्या कहेंगे? समन, वारंट,
notice, none of the above. So answer here is option number B, warrant. Next question, question number 54. क्वेश्चन है अ कोर्ट ऑफ सेशन विद ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, कोर्ट ऑफ सेशन जिसके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, can take cognizance over a matter without waiting for committal order by a magistrate, cannot take cognizance over a matter unless it is committed to it by a magistrate, can take cognizance first and then get committal order by a magistrate. So answer होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, वो अपने आप कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस नहीं ले सकती जब तक कि मैजिस्ट्रेट केस को कमिटल नहीं करेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55. क्वेश्चन है सेक्शन 259 ऑफ सीआरपीसी empowers a magistrate to, 259 में मैजिस्ट्रेट को क्या एम्पावरमेंट मिली है, convert a summon trial into a warrant trial if the offence under the trial is punishable with imprisonment exceeding. कब मैजिस्ट्रेट समन ट्रायल को वारंट ट्रायल में कन्वर्ट कर सकते हैं, कहाँ पर पनिशमेंट कितने से ज्यादा होगी तब. सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, 6 months. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56. क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 432 ऑफ सीआरपीसी द पावर टू रिमिट सेंटेंस लाइज विद, कह रहे 432 ऑफ सीआरपीसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस को रिमिट करने की पावर किसके पास है. ऑप्शन ए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, second prison authorities, third revisional court, fourth appellate. So answer here is option number A, appropriate government. Next question, question number 57. Question है the purpose of section 313 of CRPC is to provide for, 313 का क्या पर्पज है. ऑप्शन देख लेते हैं. द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ एन accused by the prosecution, second the cross examination of a prosecution witness by an accused, third an opportunity to the accused to explain the circumstances against him. So our answer here is option number C. Next question, question number 58. Question है a person released on bail under section 167 of CRPC. 167 में default bail अगर उसे मिली है, ऑप्शन देख लेते हैं. Can not be rearrested on ground of filing of charge sheet, can be rearrested on ground of filing of charge sheet, can be rearrested at the discretionary power of the court, can be rearrested on request of a public officer. So एक बार अगर डिफॉल्ट बेल मिल गई तो अब उसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता. ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59. क्वेश्चन है when a person committed a non-cognizable offence in presence of a police officer and gave wrong information to such officer regarding his name and address, then in order to ascertain the actual particulars such person may be arrested by police. ये कह रहे हैं जब एक पर्सन ने एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया किसी पुलिस ऑफिसर के सामने और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी किसी ऑफिसर को उसके नाम और एड्रेस के बारे में, तो उसके एक्चुअल पर्टिकुलर्स जानने के लिए उस पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है, पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है. कब? फर्स्ट है विद द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट, विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट, विद द ऑर्डर ऑफ द सुपीरियर पुलिस ऑफिसर. सो इस केस में जब वो पर्सन नाम नहीं बता रहा तो किसी मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर की जरूरत नहीं है, पुलिस उसे अरेस्ट कर सकते हैं. आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60. क्वेश्चन है when a cognizable and non bailable offence is committed in presence of a police officer who is not on duty, then such police officer, ये कह रहे कि जब पुलिस ऑफिसर के सामने कोई कॉग्निजेबल या नॉन बेलेबल ऑफेंस हुआ जो कि ड्यूटी पर नहीं है, तो क्या वो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकते हैं या नहीं. ऑप्शन देख लेते हैं. एम्पावर टू अरेस्ट सच पर्सन, not empowered to arrest such person, empowered to arrest such person with permission of the duty officer. So answer here is option number A, वो फिर भी empowered है उसको arrest करने के लिए. Next question, question number 61. Question है when the TIP is conducted by a police under the supervision of a judicial magistrate, then in a case where the person identifying the person arrested is mentally or physically challenged, the videography of the entire identification process is, जब टीआईपी हो रही है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सुपरविजन में और जिस पर्सन की आइडेंटिटी, जिस अरेस्टेड पर्सन की आइडेंटिटी करवाई जा रही है वो मेंटली या फिजिकली चैलेंज्ड है, तो वहाँ पे वीडियोग्राफी होनी चाहिए. अब ये वीडियोग्राफी जो है वो मैंडेटरी है, मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर डिपेंड है या फिर डिस्क्रिशन है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की. सो हियर द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ये मैंडेटरी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62. क्वेश्चन है where no public prosecutor or assistant public prosecutor is available for conducting a particular case, the district magistrate may appoint
any other person to be assistant public prosecutor in charge, which may include, ये कह रहे हैं जब कोई भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रेजेंट ना हो किसी केस के लिए, तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किसी और पर्सन को असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकते हैं। उसमें कौन इंक्लूड होगा? फर्स्ट ऑप्शन है अ पुलिस ऑफिसर हु इज द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑफ द सेड केस, द पुलिस ऑफिसर हु इज नॉट द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑफ द सेड केस, any superior police officer who is not taken any part in investigation of the said case, none of the above. So answer here is option number C, any superior police officer who has not taken any part in the investigation of the said case. Next question, question number 63. Question है, when a proceeding under section 144 CRPC is pending before the executive magistrate, any order of transfer, withdrawal, makeover or recall of such proceeding can be made only by order of. कह रहे हैं जब 144 की जो प्रोसीडिंग है वो पेंडिंग है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के सामने, और अब कोई भी ऑर्डर करना है ट्रांसफर, विड्रॉल, मेकओवर या रिकॉलिंग का, तो ये कौन करेंगे? हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज. So answer here is option number C, district magistrate or sub-divisional magistrate. Next question, question number 64. Question है, when the court issued the order of attachment of the flat of absconding accused which is already mortgaged in favor of a bank, then the said bank can claim or put objection of the property under attachment before the court within dash from the date of the order of the attachment. ये कह रहे हैं कोर्ट ने एक फ्लैट की अटैचमेंट कर दी, ये फ्लैट किसी एब्सकॉन्डिंग एक्यूज का था जो ऑलरेडी इसे किसी बैंक के फेवर में मॉर्गेज कर चुका है। अब वो बैंक को क्लेम करना है या ऑब्जेक्शन रखना है उस प्रॉपर्टी का, तो जब कोर्ट ने अटैचमेंट किया वहां से कितने टाइम में करेगा ये ऑब्जेक्शन? सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, विद इन 6 months. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65. क्वेश्चन है, व्हेन एनी डॉक्यूमेंट इज अंडर द कस्टडी ऑफ द एक्यूज्ड एंड द डॉक्यूमेंट इज ऑफ सच अ नेचर दैट if produced before the court, then the person will be exposed to a criminal liability, then court, मतलब एक डॉक्यूमेंट जो कि एक्यूज के पास है, अगर एक्यूज उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट के सामने पेश करेगा तो वो उस एक्यूज को क्रिमिनल लाइबिलिटी में फंसा देगा। तो कोर्ट क्या करेगी? नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है, हैज द पावर टू ऑर्डर सच पर्सन अंडर सेक्शन 91 फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सच डॉक्यूमेंट। सेकंड, has the power to direct the police to arrest such person and compel him to produce the document before the court. Third, he has no power to pass any order which compel the said person to produce such document before the court. So यहाँ पे जहाँ पे अगर कोई डॉक्यूमेंट किसी पर्सन को क्रिमिनल लाइबिलिटी में फंसा रहा है तो वहाँ पे कोर्ट के पास कोई पावर नहीं होगी कि वो उस पर्सन को कंपेल करे उस डॉक्यूमेंट को पेश करने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66. Question है, when a defamatory statement is published in a newspaper against the chief minister of a state, then the cognizance of such offence be taken by. ये कह रहे हैं अगर किसी न्यूज़पेपर में चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट के अगेंस्ट कोई डेफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश होती है तो उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस कौन लेगा? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हु इज एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस अंडर सेक्शन 190 CRPC. Second, by the Honorable High Court of the state without the case being committed to it. Third, by Court of Session without the case being committed to it. So here the answer is option number C. यहाँ पे जो कॉग्निजेंस है वो लेगी कोर्ट ऑफ सेशन बिना केस के कमिटल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67. क्वेश्चन है द बेसिक डिफरेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 156(3) CRPC and 202 CRPC is that 156(3) और 202 का डिफरेंस बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है द फॉर्मर इज ऑर्डर्ड एट प्री कॉग्निजेंस स्टेज एंड द लेटर इज ऑर्डर्ड एट पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज। मतलब जो यहाँ फॉर्मर है वो 156(3) है और जो लेटर है वो 202 है। सेकंड कहते हैं द फॉर्मर इज पास्ड बाय द मैजिस्ट्रेट एंड द लेटर इज पास्ड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, हैज नो डिफरेंस एट ऑल। सो हियर द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। मतलब कि जो 156(3) है वो प्री कॉग्निजेंस स्टेज पर ऑर्डर किया जाता है, वहीं जो 202 है वो पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68. क्वेश्चन है इन अ सेशन ट्रायल केस
where one of the accused is discharged by the trial judge at the charge framing stage, but during trial, after recording of some of the evidence of the witnesses, it appears that the said accused person who was earlier discharged is involved with the other accused person in connection with this case. Then ये कहते हैं यहाँ पे कोई सेशन ट्राइबल केस है जहाँ पे कि एक एक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया गया चार्ज फ्रेमिंग के टाइम पे, और ट्रायल के स्टेज पे एविडेंसेस से पता चला कि ये एक्यूज भी जिसके खिलाफ डिस्चार्ज किया गया है, ये एक्यूज भी और एक्यूज के साथ इन्वॉल्व है, तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से क्या आंसर होगा? फर्स्ट है द ट्रायल जज इज नॉट एम्पावर्ड टू implicate the said accused in as much as he was earlier discharged by the same court in connection with the same offence. Second, the trial judge is empowered to issue summon or warrant against such accused person for the purpose of prosecuting him afresh. Third, the trial judge has no other option but to refer the matter to the High Court for its decision. So here the answer is option number B. जो ट्रायल जज है वो दोबारा से उसको वारंट या सम्मन इशू करके उसको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन है एट द पोस्ट कॉग्निजेंट स्टेज इफ द एक्यूज्ड पर्सन इज languishing in jail then the procedure of remand is regulated by। जो पोस्ट कॉग्निजेंट स्टेज पर अगर जो एक्यूज है वो जेल में है तो रिमांड का क्या प्रोसीजर होगा? ऑप्शन ए 57 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग, बी 167 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग, उसके बाद थर्ड ऑप्शन है सेक्शन 309 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग, फोर्थ है एज पर क्रिमिनल रूल्स एंड ऑर्डर्स। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेक्शन 167 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 है in a session tribal case when charge is framed against the accused under section 304B IPC, but it appears from the subsequent recording of the evidence that ingredients of the offence under section 304B IPC are lacking, but the ingredients of 302 IPC are attracted, then the trial judge, ये कहते हैं सेशन ट्राइबल केस है जहाँ चार्ज फ्रेम हुआ 304B का, पर एविडेंसेस से पता चला कि 304B नहीं बल्कि 302 होना चाहिए, तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से क्या आंसर होगा? फर्स्ट है कैन पास द ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन अंडर 302 विदाउट ऑल्टरिंग द चार्ज। सेकंड, कैन नॉट पास द ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन अंडर 302 IPC without altering the charge. Third, has no option but to start de novo trial. So यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कैन नॉट पास द ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन अंडर 302 विदाउट ऑल्टरिंग द चार्ज, मतलब सबसे पहले चार्ज को ऑल्टर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन है द डेफिनेशन ऑफ कोर्ट अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट एक्सक्लूड्स। क्या एक्सक्लूड करते हैं? तो ये एक्सक्लूड करते हैं आर्बिट्रेटर को। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन है सेक्शन 13 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज एप्लीकेबल टू पब्लिक राइट एंड डजंट कवर प्राइवेट राइट। Not confined to public right, it covers private right also. To private rights and doesn't cover public rights. So यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये सिर्फ पब्लिक राइट तक सीमित नहीं है बल्कि प्राइवेट राइट्स भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन है सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज एप्लीकेबल व्हेन। 27 कब एप्लीकेबल है? ऑप्शन देख लेते हैं। First, the person giving information is accused but not in police custody. Second, the person giving information is accused and is in police custody. Third, the person is in police custody but not an accused. So here the answer is option number B, यानी कि जो person है वो accused भी होना चाहिए और police custody में भी होना चाहिए। Next question, question number 74. Question है the relationship in section 50 of evidence act means relationship by। तो जो 50 में रिलेशनशिप है वो एडॉप्शन, ब्लड और मैरिज किसी भी तरीके का हो सकता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 75 क्वेश्चन है सेक्शन 114 ऑफ एविडेंस एक्ट इज एन एग्जांपल ऑफ। किस चीज का एग्जांपल है ये? यहाँ ये एग्जांपल है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट का। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन है द हस्बैंड ऑफ अ वुमन कमिटिंग सुसाइड शैल प्रिज्यूम टू बी गिल्टी ऑफ अबेटमेंट if the suicide is committed by her within how many years of marriage? So here the answer is option number D, 7 years. Next question, question number 77. Question है in which case Supreme Court uphold video conferencing
as a vital tool for collecting evidence where witness may not be conveniently or necessarily be examined in court. First है State of Maharashtra versus Dr. प्रफुल्ल बी देसाई. सो जो फर्स्ट केस लो है यही हमारा आंसर होगा, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस डॉक्टर प्रफुल्ल बी देसाई. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78. क्वेश्चन है एविडेंस is any matter of fact the effect tendency or design of which is to produce in the mind of persuasion affirmative or disaffirmative of the existence of some other matter of fact whose statement is this. So ये statement है सर बेंथम की. आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79. क्वेश्चन है द गोल्डन थ्रेड which runs through the web of administration of justice in criminal case is that if two views are possible on the evidence adduced in a case, one pointing to guilt of the accused and other to the innocence, the view which is favorable to the accused should be adopted. The paramount consideration of the court is to ensure the miscarriage of justice. Miscarriage of justice is prevented. A miscarriage of justice which may arise from acquittal of the guilty is no less than from the conviction of an innocent, in which case apex court held so. मतलब कोर्ट ने ये बोला कि अगर एविडेंसेस से एक तरफ एक्यूज की इनोसेंस प्रूव हो रही है तो वहीं उसका गिल्ट भी प्रूव हो रहा है, तो इनोसेंस की तरफ कोर्ट टिल्ट होगी किस केस में ये हेल्ड किया गया था. सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रामवीर सिंह एंड अनदर 2007 सुप्रीम कोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80. क्वेश्चन है एक्स misrepresented that a particular piece of land belongs to him and induces Y to buy that land. The parties entered into an agreement for sale. The land afterwards become the property of X. However, X want to set aside the agreement to sale on the ground that at the date of the agreement he was not the owner of the land. सो यहाँ पे पहले तो उसने कर दिया जब वो ओनर नहीं था. अब जब वो ओनर बन गया तो वो कह रहे हैं कि अब मैं इस अग्रीमेंट को सेट असाइड करा दूं, तो वो ऐसा नहीं कर सकता. रीजन क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो एस्टॉपल से बाउंड है. सो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल विल अप्लाई अगेंस्ट एक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81. क्वेश्चन है एक्स इज चार्ज्ड फॉर द मर्डर ऑफ वाई, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हियरसे एविडेंस. हियर से एविडेंस बताना है. Z स्टेट दैट I saw X stabbing Y with a knife. ये तो उसने खुद ही देखा है. नेक्स्ट है एविडेंस ऑफ A दैट Z told me that he had seen X stabbing Y. तो ये हियर से एविडेंस है. आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82. क्वेश्चन है X is charged for the offense of murder. He wants to take the plea of insanity on the ground that at the time of commission of the offense he was unable to understand the nature of the act due to unsoundness of mind. एक्स को मर्डर के लिए चार्ज किया. वो प्ली लेता है कि जब उसने ये एक्ट किया तब वो अनसाउंड माइंड था. सो ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन है द बर्डन ऑफ प्रूविंग इंसैनिटी लाइज ऑन द प्रोसिक्यूशन, द बर्डन ऑफ प्रूविंग इंसैनिटी लाइज ऑन द डिफेंस, द बर्डन ऑफ प्रूविंग इंसैनिटी लाई ऑन द एक्यूज्ड बाय वर्च्यू ऑफ 105 ऑफ द एविडेंस एक्ट. सो हियर आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83. पॉइंट आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. गलत बतानी है. Admission is always against the person who makes it. ऐसा जरूरी नहीं है. Admission is a statement. Admission may be oral or documentary. Admission assist in drawing inference to relevant facts. So answer होगा option number A. Next question. Question number 84. Question है point out the incorrect statement. गलत बताना है. Generally, burden of proof lies on the prosecution. सही है. Court can presume certain fact and hence prosecution is not under obligation to prove the presumed fact. ये भी सही है. Next, the burden of proof lies on the defense if he pleads a right of private defense. ये भी सही है. Next, burden of proof never shift from one side to another. ये बिल्कुल गलत है. Shift होता है section 102 of evidence act में. Next, 85. Which one of the following is not a public document? क्या public document नहीं है? First है letter between authorities. Public document है. Second, insurance policy नहीं है. So answer होगा option number B. Next question, question number 86. Question है what number of witness will be required to prove any fact? No particular number. कितने भी हो सकते हैं. Next question, which section of the evidence act deals with hostile witness? Section 154. Option number B.
नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इज एडमिसिबल अंडर विच सेक्शन ऑफ द एविडेंस एक्ट? 65B, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, which of the following is relevant and may be received in evidence? Tape recording conversation, tracking dog evidence, evidence collected by brain mapping. सारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, X has an experience of 25 years in photograph but he doesn't possesses any technical qualification on the art of photography. Y wants to call X as an expert witness of photography. ये यानी X के पास एक्सपीरियंस है 25 साल का पर कोई डिग्री नहीं है, ठीक है। इसके लिए बेस्ट आंसर देख ले, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है कोर्ट विल कंसीडर एक्स एज एन एक्सपर्ट एंड विल अलाउ हिम टू गिव एक्सपर्ट ओपिनियन। कोर्ट विल नॉट कंसीडर एक्स एज एन एक्सपर्ट। थर्ड, कोर्ट में कंसीडर एक्स एज एन एक्सपर्ट but will not allow him to give opinion. Fourth, court will not consider a person as an expert merely on basis of experience. So यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर उसके पास एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपर्ट है, भले ही उसके पास कोई डिग्री है या नहीं। Next, 91, fact forming part of same transaction are also known as registry. Next question 92, A sues B for libel imputing disgraceful conduct to A. B affirms that the matter alleged to be libellous is true. The position and the relation of the parties at the time when the libel was published may be relevant. ये कह रहे हैं उनका रिलेशन जब उसने इस तरह की स्टेटमेंट दी थी वो रेलेवेंट होगा, क्या बताएगा वो? ऑप्शन देख लेते हैं। एज कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ मोटिव फॉर फैक्ट इन इशू, एज कंडक्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्ट इन इशू, इंट्रोडक्टरी टू फैक्ट इन इशू, या फिर प्रिपरेशन फॉर फैक्ट इन इशू। सो अगर उनमें रिलेशन है तो ये इंट्रोडक्टरी होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, क्वेश्चन है ए प्रोसिक्यूट्स बी फॉर स्टीलिंग अ काउ फ्रॉम हिम, बी इज कन्विक्टेड। चोरी का लिए प्रोसिक्यूट किया और वो कन्विक्ट भी हो गया। ए आफ्टरवर्ड्स sues C for the cow which B had sold to him before his conviction. अब B ने जिसे आगे बेची थी, B को कन्विक्ट कराने के बाद अब A उसके ऊपर सूट फाइल करता है। द जजमेंट अगेंस्ट B इज, तो उसके अगेंस्ट ये जो जजमेंट होगा वो इररिलेवेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, a document is said to be in the handwriting of A. That document is produced from proper custody if the document is purporting or proved to be how many years old? तो 30 years old होगा, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 30 years। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन है प्रिजम्पशन एज टू एक्यूरेसी of maps and plans made by the authority of government is, कि वो कितने एक्यूरेट हैं ये दिया गया हमें सेक्शन नंबर 83 में, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, बर्डन ऑफ प्रूफ अंडर 101 ऑफ एविडेंस एक्ट शिफ्ट नहीं होता, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, द पोजेशन कंटेम्पलेटेड अंडर सेक्शन 110 ऑफ एविडेंस एक्ट इज, किस तरह के पोजेशन की बात करी है? एक्चुअल फिजिकल पोजेशन की, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, सेक्शन 92 ऑफ एविडेंस एक्ट प्रोहिबिट्स एडमिशन ऑफ ओरल एविडेंस, को रोकता है इन, ऑप्शन देख लेते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट फॉर द पर्पस ऑफ वेरिंग इट्स टर्म, एडिंग टू टर्म्स, कॉन्ट्रडिक्टिंग इट्स टर्म, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, दिल्ली हाई कोर्ट इशूड गाइडलाइन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस इन, किस केस में इशू करी ये? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीलम कटारा केस 2003। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो 100, confession of co-accused is admissible under which section of Indian Evidence Act? So answer here is option number B, यानी कि section 30। आई होप ये वीडियो जहाँ पे हमने ADA का फर्स्ट पेपर सॉल्व किया है, ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी, और साथ ही आप हमारे पेड कोर्सेज के लिए विजिट कर सकते हैं www.thegolegal.com पे। यहाँ आपको पेड कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, साथ ही हमारी अदर सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और उसके साथ ही अगर आप लीगल ड्राफ्टिंग के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो PDF भी आपको इस वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएंगे। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।